नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका इंडियन ज्योग्राफी, और आज जो आपका टॉपिक होगा वो होगा वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द घड़ियाल। घड़ियाल अगर देखा जाए तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, मतलब ये आपके खतरे में आती है और विलुप्त की कगार पर। इंडेंजर्ड मतलब होता है जो विलुप्त की कगार पर हो। तो लिखा इट इज़ अ क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज अंडर द IUCN रेड लिस्ट। बिल्कुल सही है, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर है उसकी रेड डाटा लिस्ट में इसका जिक्र होता है, वो भी किसमें, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। तो ये सही है। इट इज़ शेड्यूल फर्स्ट स्पीसीज अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1970। शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड, इसमें वही स्पीसीज आती हैं जिन पे खतरा है। और भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब आया था 1972 में आया था, तो दोनों सही हो जाते हैं। तीसरा, इट इज़ कवर्ड अंडर द प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। बिल्कुल सही है, क्रोकोडाइल के अंतर्गत ही इसे इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। लिखा हुआ है गैविल बोलते हैं या फिश ईटिंग क्रोकोडाइल बोलते हैं। तो लिखा हुआ है IUCN रेड लिस्ट, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1977 शेड्यूल फर्स्ट में लिस्टेड है। और प्रोटेक्टेड एरिया अगर देखे जाए तो नेशनल चंबल सेंचुरी जो आपको देखने मिलेगी मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जो तो आपका केतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलता है। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो चलाया गया था 1975 में चलाया गया था, ये आपने याद रखना है। अच्छा, हैबिटेट देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है फोरमोस्ट फॉलोइंग रिवर्स विद हाई सेटबैक्स एंड दे यूज फॉर द बास्किंग एंड बिल्डिंग नेस्ट। तो जहाँ पर जिस नदियों में, या बोल सकते हैं मिट्टी की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है साइड ऑन, वहाँ पर देखने को मिलता है कि ये अपने क्या करते हैं, अंडे देते हैं। इंडिया में अगर देखा जाए तो गिरवा रिवर हो गई, चंबल रिवर हो गई, केन हो गई, सोन हो गई, महानदी हो गई, रामगंगा नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। नेपाल की अगर बात करें तो राप्ती और नारायणी रिवर में देखने को मिलते हैं। IUCN की अगर बात करें, IUCN फाउंडेड हुआ था 5 अक्टूबर 1948 को, आज से लगभग 74 साल पहले। अगर इसकी बात करें, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, और मेंबर है लगभग 1400 के आसपास। की पीपल अगर देखेंगे तो डायरेक्टर जनरल है आपके ब्रूनो ओबरले, और प्रेसिडेंट है आपके रजान अल मुबारक। IUCN की रेड लिस्ट स्टेबलाइज हुई थी 1964 में, जिसमें कई सारी कैटेगरी रखी जाती है। जैसे एक्सटिंक्ट आ जाता है आपका, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, रीजनली एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड वॉन्डरेबल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली जहाँ पर फोकस करना होता है। यहाँ पर ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं क्योंकि लगभग लगभग आपकी विलुप्त हो चुकी है। हमें फोकस करना होता है सबसे ज़्यादा इस वाली कैटेगरी में, वॉन्डरेबल कंडीशन, इंडेंजर्ड कंडीशन और क्रिटिकली इंडेंजर्ड कंडीशन। ये यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ तक में। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर एक्सटिंक्ट की बात करें, नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज़ डाइड। हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता एक्सटिंक्ट में, वो पूरी तरीके से आपका विलुप्त हो चुकी है। ठीक है ना, विश्व से हमारे रिकॉर्ड से ये बोलते हैं। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जंगलों से जो खत्म हो चुके हैं, सिर्फ आपके कहाँ पर है, चिड़ियाघर में आपके वो रखे गए। क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क में, ये आपने याद रखना है। इंडेंजर्ड में देखेंगे फेसिंग ऑन द वेरी हाई रिस्क ऑन द एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। वॉन्डरेबल भी यही कंडीशन आती है। नियरली थ्रेटन मतलब भविष्य में खतरा हो सकता है। लीस्ट कंसर्न मतलब कोई खतरा ना हो। और डाटा डेफिशिएंट मतलब जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा फोकस होता है इस वाली कैटेगरी में, CREN और VU में। दूसरा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। ये आपके सुंदरबन जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, नदी डेल्टा है, रिवर डेल्टा है, और सबसे बड़े मैंग्रोव वन भी यहीं पर पाए जाते हैं। लिखा हुआ है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टाइक मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन द सुंदरबन। आप जानते हैं सिचुएटेड बांग्लादेश प्लस इंडिया। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहा जाता है आपका जमुना, और गंगा को कहा जाता है आपका पद्मा, और मेघना जब मेघना से मिलती है तो संयुक्त धारा मेघना ही कहलाती है। जब एक वहाँ की लोकल रिवर है बांग्लादेश की, उसके साथ मिलती है तो मेघना बनती है। अच्छा, लगभग लगभग यहाँ पर देखा जाए तो कई सारे फाउना फ्लोरा देखने को मिलते हैं। लगभग 260 बर्ड स्पीसीज़ का घर माना जाता है। ठीक है। अच्छा, मैंग्रोव जो होते हैं वो पाए जाते हैं जहाँ पर आपका पानी और जहाँ पर आपकी भूमि एक साथ आपस में मिल जाती है, उसे बोला जाता है। इंडिया में अगर देखा जाए तो लगभग 4,975 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जो लगभग लगभग आपका 0.1% होता है टोटल एरिया के। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है 42.45%, ये आपने याद रखना। उसके बाद गुजरात में है 23.66, और उसके बाद अंडमान निकोबार में 12.39%। अच्छा, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा आपका ये वेस्ट बंगाल में भारत में, फिर आता है गुजरात में, ये आपने याद रखना है। ये आपके मैंग्रोव वन निमोटोफोरस बोला जाता है। इनकी जड़ें नीचे से आती काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, और कोस्टल एरिया की रक्षा करते हैं। जब क्या आता है, चक्रवात आते हैं तब भी रक्षा करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज, मॉलस्क, मॉसेस और लाइकेंस। बोल रहा है कि विच ऑफ द एवर मेंशन्ड स्पीसीज आर सेंसिटिव टू इन्वायरमेंट चेंजेस इन इट्स इकोसिस्टम एंड गिव्स अर्ली वार्निंग। पहले दे देते हैं। तो एक चीज़ है, मॉलस्क हो चाहे
चाहे मॉजेज हो, काई हो, चाहे लाइकेंस हो आपकी, ये तीनों चीज़ें आपकी बोल सकती हैं इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स की तरह काम करती हैं। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लिखा हुआ इंडिकेटर्स स्पीसीज आर दैट फ्लोरा एंड फाउना विच डिफाइंस अ पर्टिकुलर ट्रेट और चेंज इन द इन्वायरमेंट। सच स्पीसीज आर सेंसिटिव टू इन्वायरमेंट चेंज एंड कैन एक्ट एज द अर्ली वार्निंग रिगार्डिंग एडवर्स इन्वायरमेंटल चेंजेस। जो आपका बोल सकते हैं गलत प्रभाव देखने को मिलता है किसमें, पर्यावरण में। उल्टा लाइकेंस देखा जाए तो लाइकेंस एक तरीके के एयर पॉल्यूटेंट इंडिकेटर होते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट इंडिकेटर होते हैं। और याद रखना जब लाइकेंस ख़त्म होते हैं तो याद रखना कि हवा में SO2 आएगी। तो जब आपका एयर पॉल्यूटेंट SO2 आ जाता है तब लाइकेंस नहीं बनते, काई वगैरह। एल्गी अगर बात करें, सीवीड जिन्हें बोला जाता है, तो ये भी गुड इंडिकेटर होते हैं। हैवी मेटल्स जो होते हैं आपके लेवल होता है उसको पकड़ लेती हैं, कहाँ पर, आपका इन्वायरमेंट में, ये आप याद कर सकते हैं। और बर्ड्स एज द इंडिकेटर, तो बर्ड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्सलेंट इंडिकेटर माने जाते हैं। तो इसके कुछ रीज़न है, जैसे दे लिव इन एवरी क्लाइमेट, सभी जगह रहते हैं, एंड बायोम। सेकेंडली दे रिस्पॉन्ड क्विकली टू द इन्वायरमेंट चेंज, एंड थर्ड दे आर रिलेटिवली ईजी टू ट्रैक एंड काउंट। सर्टेन मॉलस्क जो आपके होते हैं, कुछ ऐसे मॉलस्क भी हैं जो इंडिकेट करते हैं वाटर पॉल्यूशन को, तो वहाँ से निकल जाते हैं आपके मॉलस्क। मैं बता दूंगा जो आपके बोल सकते हैं पानी में रहने वाले छोटे छोटे जैसे घोंघा वगैरह हो जाता है, ये चीज़ें, तो ये भी काफ़ी अच्छे वाटर पॉल्यूटेंट होते हैं। कुछ आपके मॉजेज जो होते हैं वो सॉइल पॉल्यूटेंट को भी बहुत अच्छे से बता देते हैं, इंडिकेटर होते हैं, ये आपने याद रखना है। ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, RH विटकर इन्होंने दिया था 5 जो बोल सकता है 5 किंगडम प्लान दिया था इन्होंने, विटकर। ठीक है ना, सबसे पहले आता है प्रोक्रियोट, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, मोनेरा होता है केवल। यूक्रियोटिक में होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, उसमें यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय और मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय मिलते हैं। प्रोटेस्टा होता है आपका यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, और मल्टीसेलुलर में आपके आते हैं जिनमें बोल सकते हैं प्लांट आता है जिनमें सेल होती है, और सेल वॉल, और हेटरोट्रॉपिक आता है जैसे फंगस, उनमें भी सेल पाई जाती है। एनिमेलिया जो होता है वो विदाउट सेल वॉल होती है, आपने याद रखना है। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, मैं ये वाला पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सेल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, सबसे पहले किसका, प्रोक्रियोट का बोल सकते हैं, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रिका नहीं पाई जाती, मोनेरा में आता है। तो लिखा हुआ सेल स्ट्रक्चर यूनिसेल्ड, प्रोक्रियोट होता है। न्यूट्रिशन की अगर बात करें, एब्जॉर्प्टिव होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। और मूवमेंट होती है बाई फ्लैजेला, ठीक है ना, फ्लैजेला मतलब जो पूंछ होती है। और इस जो रिप्रोडक्शन करते हैं असेक्सुअल होता है। इसमें आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जैसे आपका ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाता है। ये याद रखना, कई बार पूछा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, तो ये आपका साइनोबैक्टीरिया है। और इसका जो बोल सकते हैं किंगडम है वो आपने याद रखना, वो मोनेरा है। प्रोटोजोआ की अगर बात करें तो यूनिसेल्ड होता है, सिंगल सेल्ड होता है आपका। एब्जॉर्प्टिव फोटोसिंथेटिक होता है, बाई फ्लैजेला, सिलिया एंड स्ट्रीमिंग के थ्रू कर देता है। और सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरीके के आपको रिप्रोडक्शन पॉइंट देखने को मिलता है। फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स में आ जाते हैं आपके। तीसरा आता है फंगस या फंजाई, तो ये मल्टी सेल्ड यूकेरियोट होता है। इसमें आपको देखने को मिलता है सेल स्ट्रक्चर जो बनता है वो किससे बनता है, कीटिनस या सेल वॉल होता है, या काइटिन बोलते हैं, काइटिन से इसका सेल वॉल बनता है। जैसे प्लांट का जो सेल वॉल बनता है आपका, वो देखने को मिलता है आपका किसका, प्लांट का जो सेल वॉल है वो देखने को मिलता है आपका सेल्लोस का। तो इसमें काइटिन का देखने को मिलता है। न्यूट्रिशन अगर देखें तो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, एब्जॉर्प्टिव होते हैं, और सेप्रोफाइट्स होते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं, हिलते डुलते नहीं है, बहुत सेक्सुअल असेक्सुअल हो जाता है रिप्रोडक्शन। ईस्ट हो गया आपका, यूनिसेलुलर होता है। माउल्ड और मशरूम की अगर बात करें, मशरूम तो आप जानते हैं कि कैसी होती है, एडिबल फंगस होती है, खाने लायक। प्लांट किंगडम की अगर बात करें तो सेल स्ट्रक्चर सेलियोसिक सेल होती है, वॉल प्रेजेंस इन ऑफ द प्लास्टिड। न्यूट्रिशन की अगर बात करें ऑटोट्रॉपिक होता है, मूवमेंट देखिए नॉन मोटाइल होता है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो एसेक्सुअल सेक्सुअल बहुत होता है। एल्गी हो गया, देखो अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी आपका प्रोक्रियोट्स में आता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। और बाकी एल्गी आपकी इधर आती हैं, ब्रायोफाइट्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, मल्टीसेल्ड यूकेरियोट्स, ये सारे इसमें आते हैं। एनिमलिया की अगर बात करें तो विदाउट सेल होता है। एंड प्लास्टाइड ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब ये खुद बना देते हैं खाना। हेटरोट्रॉपिक मतलब होता है दूसरों पर निर्भर करते हैं। हाईली मोटाइल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। स्पॉन्जेस आ गए, इन्वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, मल्टीसेल यूकेरियोटिक, ये इसमें आते हैं। मॉलस्क भी इसी में आ जाते हैं आपके एनिमेलिया में। ये आपके मॉलस्क तो पानी से भाग जाते हैं जब पानी गंदा हो जाता है। ये आपकी काई है, ये आप याद कर सकते हैं। और ये आपके लाइकेंस है जो पेड़ों पर लगी रहती है। अच्छा, विच फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर्ड एज द मानसून फॉरेस्ट। मानसून फॉरेस्ट जो होते हैं वो ट्रॉपिकल डेसिडियस होते हैं आपके। डेसिडियस मतलब पर्णपाती, पत्ते गिराते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना। माउंटेन जो होता है आपके बोल सकते हैं पर्वतीय होते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन होता है जहाँ साल भर सदाबहार जिसे बोला जाता है। तो भारत में ये मेनली आपका पाया जाता है वेस्टर्न घाट में। मैंग्रोव वन अभी मैंने बता दिया मेनली कहाँ पर आपका, तो ये वेस्ट बंगाल में और गुजरात, और आपका तीसरे पे देखने को मिलता है अंडमान एंड निकोबार में।
तो लिखा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द मानसून फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द बेल्ट अलॉन्ग द इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। तो जो आपका क्या होता है, बीच में जो इक्वेटर होता है उससे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 नॉर्थ, और ये आपकी क्या है साउथ में क्या है आपका कैप्रिकॉन है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर होम टू ट्रीज विद द ब्रॉड लीव्स, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी पत्ती होती है। और आगे लिखा हुआ है रेंज जो होती है इनकी, तो बारिश जो यहाँ पे देखने को मिलती है 70 से 200 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। एक होता है आपका मॉइस्ट, एक होता है ड्राई, मतलब एक होता है आपका जो गीला होता है, एक होता है आपका सूखा। अच्छा, भारत में जो मेजर फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ पार्ट महाराष्ट्र के देखने को मिलता है इस तरीके के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के, ये मैप मैंने लगा दिए, ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मैच करना है। तो लिखा हुआ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पे होता है। ट्रॉपिकल अगर फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको साइलेंट वैली में देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में बायोडाइवर्सिटी यहीं पे, जैव विविधता भारत में सबसे ज़्यादा यहीं पाई जाती है। और साइलेंट वैली आपका केरल में, और ये आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट की तरफ, मतलब पश्चिमी घाट की तरफ। जैव विविधता का मतलब होता है कि वहाँ पर फ्लोरा एंड फाउना, जीव जंतु काफ़ी, उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। कॉनिफेरस होता है मतलब कंटीली, तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। और मैंग्रोव्स की अगर बात करें तो सुंदरवन हो जाएगा। और डेसिडियस की बात करें तो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा आपका पर्णपाती। तो ए का हो जाएगा आपका 4, ए का 4, तो ये आंसर है। बी का 2, सी का 1 एंड डी का 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और लिखा हुआ था सुंदरवन मैंग्रोव 1, तो ये बता चुका हूँ मैं। डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी के वहाँ पर है। और यहाँ पर आपको रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा और इरावदी डॉल्फिन्स भी देखने को मिलती है। इरावदी नदी आपकी म्यांमार की नदी है। एस्चुरी क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं आपके। उसके बाद अगर बात करें तो पैंथरा टिग्रिस आप जानते हैं किसका नाम है, टाइगर का नाम है। साइलेंट वैली में बता चुका हूँ आपको, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहीं पाई जाती है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन इंडिया इज करेक्टेड। अब देखो प्रोटेक्टेड एरिया में क्या होता है कि बोल सकते हैं ह्यूमन गतिविधि कम होती है, मतलब मानव गतिविधि कम देखने को मिलती है। सिर्फ वहाँ पर आप कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते, एक तो ये नहीं कर सकते, आप जानवरों को नहीं मार सकते, ठीक है ना, ये भी नहीं कर सकते। और 53% तो होने से रहा, सिर्फ यहाँ पर आप लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है ना। और अपने जो बोल सकते हैं आपका जो बोल सकते हैं मवेशी होते हैं उन्हें चरा सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। एक टिम्बर लाइन होती है, टिम्बर लाइन उसे बोला जाता है जब पेड़ खत्म होकर आपके घास के क्षेत्र लगने लग जाते हैं बर्फीली, ये ऊपर की तरफ देखने को मिलता है आपका। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें 29% है, वहाँ पे लिखा हुआ था कितना, वहाँ पे लिखा हुआ था 53%, तो ये गलत हो जाता है। 29% के आसपास प्रोटेक्टेड एरिया है। रिजर्व फॉरेस्ट की अगर बात करें वो है आपका 53%, और अनक्लासिफाइड आता है 18% के आसपास, जिसको क्लासीफाइड नहीं किया गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर होता है एक कोर एरिया होता है, यहाँ पर बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल जीरो होती है, रिसर्च पर्पज़ के लिए किया जाता है केवल। यहाँ पर सिर्फ जीव जंतुओं पर क्या रखी जाती है, नज़र रखी जाती है, बस रिसर्च वगैरह के लिए होता है। उसके बाद बफर जोन होता है। अब बफर जोन में क्या होता है आपका कि यहाँ पर आप एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हैं, इसके अलावा रिसर्च भी कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत सेटलमेंट हो सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा बहुत, ठीक है ना, बहुत बड़े सेटलमेंट नहीं हो सकते, घास वगैरह लेने जा सकते हैं, मवेशियों को चरा सकते हैं। और फिर आता है ट्रांजिशनल जोन, ये एरिया आता है, तो ये बिल्कुल आपका देखने मिलता है कि यहाँ पे आप ह्यूमन सेटलमेंट भी हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं, टूरिज्म भी हो सकता है, कई सारी चीज़ें। टूरिज्म आपका 2 क्षेत्रों में देखने मिलता है, बफर और ट्रांजिशन। आपका बिल्कुल जो अंदर होता है, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो आपका नेशनल पार्क होता है वो बिल्कुल हाईली सेंसिटिव जोन होता है, बिल्कुल अंदर की तरफ कोर एरिया में पाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें तो यहाँ पे मॉडरेट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हैवी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मॉडरेट होती हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है उसमें लेस रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कैटेगरी 4 में ये आपका प्रोटेक्टेड एरिया आता है, और ये कैटेगरी 2 में आता है। कैटेगरी 1 और 2 तो बिल्कुल कैसी होती हैं, हाईली रिस्ट्रिक्टेड बोल सकते हैं, हाईली प्रोटेक्टेड क्या होती हैं आपकी स्पीसीज़ होती हैं, ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लूफिन महासेर कावेरी नदी में पाया जाता है, बिल्कुल सही। और कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी हिल से, ब्रह्मगिरी हिल, ये कर्नाटक में आपका, कर्नाटका। इरावदी डॉल्फिन चंबल गलत है, चंबल तक तो नहीं, ये ज़्यादातर पाई जाती है आपकी गंगा की तरफ पाई जाती है, वो भी कहाँ पर, वेस्ट बंगाल की तरफ, और ज़्यादातर म्यांमार की तरफ है। म्यांमार की नदी है आपकी कौन सी, इरावदी, और वहीं पे इरावदी डॉल्फिन्स होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा सेकंड वाला। और रस्टी स्पॉटेड कैट जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, ईस्टर्न घाट की तरफ पाई जाती है, पूर्वी घाट की तरफ। तो आंसर हो जाएगा कौन सा सही है ना, तो फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है ना। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, कहाँ पर लिखा हुआ है, देखो महासिर कम्युनिटी, तो देखो ब्लू फिन बोलते हैं, ऑरेंज फिन पे होती है और हम बैक्ड पे होती है। और ये जो था आपका लिखा हुआ है फिनोटाइप वाज इंट्रोड्यूस इन 1980, इसका
इरावदी डॉल्फिन की बात करें क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आती हैं आपकी, ये आप याद कर सकते हैं। म्यांमार में ज़्यादातर देखने को मिलती है। मखाम इंडोनेशियन बोर्नियो द्वीप की तरफ आपको देखने को मिलती है, मैकोंग नदी पर। भारत में अगर बात करें चिल्का जो लेक है उड़ीसा में, वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। रस्टी स्पॉटेड की अगर बात करें तो ये आपका गुजरात गिर नेशनल पार्क हो गया, महाराष्ट्र का तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व हो गया, ईस्टर्न घाट की तरफ भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दिखा दो, ये आपकी ब्लूफिन महासिर, ये आपकी इरावदी डॉल्फिन, और ये आपकी ये वाली जो बिल्ली है ये आपकी कौन सी है, रस्टी स्पॉटेड कैट। तो जो नॉर्मल बिल्ली होती है, जो हमारी पालतू बिल्ली होती है, उसके सामने लगभग 3 गुना बड़ी होती है, ये काफ़ी बड़ी होती है, ये याद रखना आपने। नेक्स्ट आता है वेस्टर्न घाट को अब मैच करना है, तो वेस्टर्न घाट की अगर बात करें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो यहाँ पर आपका होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, तो ये हो जाएगा सेकंड। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस हो गया। हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पे थ्रोनी आधे कंटीली झाड़ियाँ थोड़ा ज़्यादा देखने में, छोटा नागपुर का पठार नहीं, ये हो गया। यहाँ पर तो मैं एक काम करूँगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस नहीं लिखूँगा, वेस्टर्न घाट तो ये हो गया। ये हिमाचल प्रदेश हिमालय लिख दो। हरियाणा ट्रॉपिकल में आ जाएगा, छोटा नागपुर पठार आ जाएगा आपका किस में, ट्रॉपिकल मॉइस्ट में, तो एक आ जाएगा 2, ठीक है। बी का आ जाएगा आपका 3, तो ये वाला होगा C4 and D1, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट अगर बात करें, डेसिडियस जो होते हैं आपके, नमी पाई जाती है और पर्णपाती, तो 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपका टेम्परेचर, और ह्यूमिडिटी लेवल 60 to 75% होता है। और स्प्रिंग और समर में मतलब आपका देखने मिलता है, बसंत और गर्मियों में क्या होता है, ड्राई हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ये बेल्ट वेस्टर्न घाट की है, यहाँ पर देखने मिलती है। शिवालिक रेंज में आपको देखने मिलती है, तराई भावर क्षेत्र में देखने मिलती है, मणिपुर, मिजोरम, हिली एरिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, छोटा नागपुर का पठार और मोस्ट ऑफ ओडिशा, इन क्षेत्रों में वेस्ट बंगाल, अंडमान, अंडमान निकोबार यहाँ पे पाई जाती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी एनुअल रेनफॉल होता है 250 होता है, 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड एनुअल टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी लगभग 77% के आसपास होती है। ड्राई सेशन बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, मतलब जो सूखा होता है बहुत ही कम होता है। और ड्यू टू हाई हीट एंड द हाई ह्यूमिडिटी द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट डोंट सेट, मतलब ये अपनी पत्तियाँ नहीं गिराती हैं। आपका कौन सा रीजन आ जाता है, वेस्टर्न घाट आ जाता है, पूर्वांचल आ जाता है, जैसे मेघालय, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, अंडमान निकोबार आ जाता है इस क्षेत्र में, ठीक है ना। हिमालयन मॉइस्ट की अगर बात करें 150 से 250 सेंटीमीटर, कॉनिफेरस स्पीसीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं, ट्रीज पाए जाते हैं 30 से 50 मीटर हाइट के ऊपर, पाइन, सीडर, सिल्वर फर्स, स्प्रूस आदि पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। ऑक्योर्स विद इन द टेम्परेट जोन में आता है, मतलब शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, और हिमालय वाला प्रदेश है 1500 से 3300 मीटर की ऊंचाई पर ही पाया जाता है। कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो यहाँ पर आपको दार्जिलिंग, सिक्किम, यहाँ पे हिमालय मॉइस्ट देखने मिलता है। ट्रॉपिकल थ्रोनी की अगर बात करें तो 75% से भी 75 सेंटीमीटर से भी कम बारिश देखने मिलती है। ह्यूमिडिटी जो होती है 50 से कम होती है, टेम्परेचर 25 से 30 के आसपास होता है। जो पेड़ होते हैं बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और दूर दूर होते हैं आपके, ठीक है ना, और कांटेदार ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो साउथ वेस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न हरियाणा, ठीक है ना, कच्छ रीजन हो गया आपका, सौराष्ट्र रीजन हो गया, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पॉजेज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। आप जानते हैं मध्य प्रदेश अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा इसी के पास है। और अगर बात की जाए आपका परसेंटेज वाइज तब मिजोरम आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक रिपोर्ट आई थी, आप जानते हैं FRI, जैसे बोलते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1906 में बना था। 1987 से ये हर 2 साल में बाय एनुअल एक रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है ना, फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है। तो अभी जो जारी हुई है वो 2021 में हुई है, और इसके बाद 2023 में भी। अच्छा, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार क्या लिखा हुआ है कि भारत में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना आपका 24.62% है। इसको ले जाना है, टारगेट हमारा 1/3% तक ले जाना है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर तक आता है। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पर क्या है बोल सकते हैं एरिया कंटेन करता है फॉरेस्ट कवर का, लगभग कितना आपका 77,482.49 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र आता है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा 84.53, अरुणाचल प्रदेश 79.33, मेघालय 76%, मणिपुर 74.34%, नागालैंड 73.90%। तो आप एक याद कर लेना, मध्य प्रदेश और एक अरुणाचल प्रदेश। एक आपने और याद करना है, बोला गया था कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर देखने को मिली है एज अ परसेंटेज है, तो आंध्र प्रदेश में 647 स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद तेलंगाना में और उसके बाद उड़ीसा में, ये आपने याद रखना है। भोपाल हो गया टाइगर रिजर्व, यहाँ पर ये कुछ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के, कान्हा, सतपुड़ा, संजय, माधव, वन विहार, पन्ना और पेंच नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ को बोल सकते नॉन एज द राइस बाउल ऑफ द सेंट्रल इंडिया, और महाराष्ट्र आप जानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेट कहा जाता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद रेफरेंस टू रेड सैंडल्स, मतलब जो लाल चंदन होती है वो कहाँ पर मिलती है। तो इससे रिलेटेड आपकी एक पिक्चर भी आई थी, पुष्पा, और सेसलाचलम के जो जंगल होते हैं वहाँ पाई जाती है।
खासकर आंध्र प्रदेश की तरफ। तो बिल्कुल सही है, अ ट्री स्पीसीज फाउंड इन द साउथ इंडिया, बिल्कुल सही है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं होता, ये जो होता है ड्राई क्लाइमेट में देखने को मिलता है आपका ज़्यादातर, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा केवल फर्स्ट। तो लिखा हुआ है पेट्रोकार्पस सेंटिलिनिस ऑल्सो नॉन एज द रेड सैंडर्स या रेड सैंडलवुड, रक्तचंदन और सुंदर वुड इसे बोला जाता है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा सुनो, जो बोल सकते हैं कर्नाटक की है ना, हाँ कर्नाटक की जो शायद से इंडस्ट्री है, कर्नाटका की जो इंडस्ट्री है, कर्नाटक इंडस्ट्री यार सैंडलवुड किसे बोलते हैं, सैंडलवुड बोलते हैं, एक फिल्म इंडस्ट्री को बोलते हैं शायद से, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को बोलते हैं कि कर्नाटक, इनमें से एक है, पर छोड़ो पर इसे। तो ठीक है, साउथ इंडिया में है, मेनली आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ड्राई हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है, मैंने बताया था, ना कि आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये आपने याद रखना है। एल्टीट्यूड पे होता है, लगभग 150 से 900 मीटर ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। ड्राई होना चाहिए, हिली एरिया होना चाहिए, रॉक ग्राउंड होना चाहिए, हिल साइड्स होनी चाहिए, तभी जाके ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है ना। और सॉइल जो होनी चाहिए लेटराइट और ग्रेविली सॉइल होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। एंड कैन नॉट टॉलरेट द वाटर लॉगिंग, पानी वहाँ पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका लाल चंदन काफ़ी महंगा होता है, ये आपने याद रखना है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।